जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल फिट फाइन दुरुस्त हैं और अपनी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पूरे मनोयोग के साथ कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे डिफरेंट जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो टोटली ग्रामर पर बेस्ड होता है। आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रिपीटेडली हमारे एग्जामिनेशंस में आते रहते हैं, आइए उन कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो आपको आपके एग्जामिनेशन में बहुत काम आएंगे। आइए विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम अपनी क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस तरह के लेक्चर्स हम लोग आगे भी करते रहेंगे, जिसमें मेरी तरफ से ये कोशिश होगी कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो आपकी क्वेरीज होती हैं या उनसे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको कराता रहूँगा। तो आइए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है जिसको आप इजीली बता सकते हैं। चलिए बताइए, क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन ये है कि नीदर ऑफ देम सेंड, ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स इन टाइम फॉर द लास्ट सेमिनार। अब आपको ये पता है कि जो नीदर है, ईदर है, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, जितने भी हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन हैं, इन सारे प्रोनाउंस को हम जनरली किस में यूज करते हैं, यानी नीदर को, एनीवन, नो वन, समवन, इनको हमेशा हम सिंगुलर में यूज करते हैं। और आप जानते हो कि जो नीदर है इसकी मीनिंग क्या होती है। नीदर का मतलब है नो वन ऑफ द टू। याद रखिएगा, नीदर नॉर आप पढ़ते हो, लेकिन नीदर नॉर के अलावा नीदर प्रोनाउन का भी काम करता है। और जब हम नीदर का यूज करते हैं तो नीदर हमेशा दो के लिए आता है। तो जब हम नीदर लेंगे तो नीदर हमेशा अपनी वर्ब क्या लेगा, सिंगुलर। नीदर ऑफ देम सेंड देयर पेपर्स। अब आप देखिए, जब नीदर के लिए हम वर्ब सिंगुलर लेंगे तो आप सोचिए इसके लिए हम प्रोनाउन प्लूरल कैसे ले सकते हैं। नीदर ऑफ देम, जहां पर देयर लिखा है वहां आप लिखोगे हिज। तो नीदर ऑफ सेंड हिज पेपर्स इन टाइम, यानी उन दोनों में से किसी ने भी अपने पेपर्स को समय पर नहीं भेजा। तो जब आप नीदर ले रहे हैं, और एक कॉन्सेप्ट और कि अगर कभी प्रीपोजिशन ऑफ आया हो तो ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा वर्ब हमेशा क्या होगी, हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो एक तो ये बात हो गई कि नीदर ऑफ देम हो गया, और यहां पर आप देयर का यूज नहीं करेंगे, हिज लेंगे। दूसरा, जो आपकी वर्ब है ये जहां सेंड लिखा है, याद रखिएगा सेंड की जगह पर आपको सेंड्स लिखना पड़ेगा। जैसा मैं आपसे बोल रहा था कि नीदर के लिए जो वर्ब है वो सिंगुलर आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहां आपका क्या हो जाएगा, ये सेंड्स होगा, और यहां देयर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, देयर की जगह पर हिज होगा। तो इस तरह से ये आपका पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले सवाल में आइए। मॉली स्पीक्स फ्रेंच वेल, यानी मॉली जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज को बड़े अच्छे से बोलती है। अब अगला सवाल देखिए क्या है, यहां लिखा हुआ इजंट इट। तो आपने क्वेश्चन टैग पढ़ा होगा, और क्वेश्चन टैग क्या होता है, क्वेश्चन टैग का यूज हम कब करते हैं, तो क्वेश्चन टैग का यूज हम तब करते हैं जब हम किसी बात को कंफर्म करना चाहते हैं। कभी भी मत सोचिएगा कि जो क्वेश्चन टैग है ये क्वेश्चन पूछने के लिए आता, बल्कि ये किसी बात के कंफर्मेशन के लिए यूज करते हैं। तो मॉली स्पीक्स फ्रेंच वेल, जैसे मैंने कहा मॉली फ्रेंच बहुत अच्छे से बोलती है। अगर सामने वाले के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन हो तो मैं कहूँगा क्या नहीं बोलती है क्या। तो अब इसमें आपको क्वेश्चन टैग बनाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट और क्वेश्चन टैग की वर्ब मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग होना चाहिए। अब देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये यहाँ स्पीक्स लिखा हुआ है, तो स्पीक्स के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा,
डज लिखना पड़ेगा, है ना। और डज से जब आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा डजंट, और जो इट है ये इट नहीं होगा बल्कि क्या बन जाएगा, ये डजंट सी मॉली स्पीक्स इंग्लिश वेल, और इसका जो आंसर बनेगा वो होगा डजंट सी। क्योंकि जब आप क्वेश्चन टैग को फॉर्म करते हैं तो क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है और क्वेश्चन टैग की जो वर्ब है वो मेन सेंटेंस के सब्जेक्ट और वर्ब के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, समझिएगा। अब आपका जो मेन सेंटेंस का सब्जेक्ट है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और फेमिनिन जेंडर का है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर फेमिनिन जेंडर का प्रोनाउन लेना होगा, और वो प्रोनाउन क्या होगा, यहाँ पर सी होगा, और इसमें इट आया है जो कि बिल्कुल गलत है। और ये आपकी एक्शन वर्ड है, तो एक्शन वर्ड के लिए आपको डज लेना पड़ेगा, और सेंटेंस अगर अफर्मेटिव है तो नॉट लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डजंट शी। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ईच ऑफ द बॉयज वर टू ब्लेम फॉर द एक्सीडेंट, यानी लड़कों में से हर एक बच्चे को एक्सीडेंट के लिए ब्लेम की जरूरत थी, यानी सभी ब्लेम के लायक थे, मतलब सब ने ऐसा काम किया था, हर एक बच्चे ने, सब का मतलब है हर एक बच्चे ने ऐसा काम किया था जिसे ब्लेम किया जाना चाहिए, यानी जो गड़बड़ काम किया। अब आप देखो, अभी बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह से अगर कहीं पर प्रीपोजिशन ऑफ आया है तो ऑफ के पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन है, ध्यान देंगे, वर्ब हमेशा उसके अकॉर्डिंग होगी। अब ये जो ईच है, आपको पता है, अभी मैंने आपसे कहा कि ईच है एवरीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी। अगर आप इनका यूज करेंगे तो वर्ब हमेशा और हमेशा सिंगुलर होगी। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, जहां पर वर है यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम वॉज लिखेंगे, यानी ईच ऑफ द बॉयज वॉज टू ब्लेम, ना कि वर टू ब्लेम। अच्छा मान लो अगर ईच की जगह पर हमने यहाँ मेनी लिख दिया होता, अगर हम यहाँ मेनी लिख देते और अगर ये कई हो जाते तब वहां आप वॉज नहीं लिख सकते, तब आप वहां वर लिख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, और अगला हमारा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू, यानी इंटरव्यू में उस कैंडिडेट की जो परफॉर्मेंस थी वो सही नहीं थी। तो आप बताइए कि इस सेंटेंस में आपको क्या लगता है कि इस सेंटेंस में कहां पर एरर है। अगर आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ें, द कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस वॉज नॉट अप टू मार्क इन द इंटरव्यू, इस पूरे सेंटेंस को पढ़िए तो आपको ये पता चलेगा इसमें जो अप टू मार्क लिखा हुआ है यहां आर्टिकल द की कमी है, आपको लिखना पड़ेगा अप टू द मार्क। ये पूरा एक फ्रेज है, और आप जानते हैं कि फ्रेज में जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा अपनी जगह पर फिक्स रहते हैं, उनमें कोई भी फेरबदल नहीं किया जा सकता। तो इसमें जो आपका आर्टिकल द था वो गायब है, तो हम क्या करेंगे, इसमें द को पोजीशन कर देंगे और ये बन जाएगा अप टू द मार्क। चलिए नेक्स्ट सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 5, इट वुड बी मोर बेटर, ये तो आप तुरंत देखते ही बता सकते हैं, इट वुड बी मोर बेटर इफ यू कुड पेंट द गेट ग्रीन, अगर तुम गेट को हरे में कलर कर दोगे, पेंट कर दोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब सवाल को पढ़िए और बताइए। तो आप पढ़ के ये बता सकते हो कि यहाँ ये मोर लिखा हुआ है और यहाँ आप ये देखिए बेटर लिखा हुआ है, यानी दो कॉम्पैरेटिव डिग्री एक साथ, कभी भी दो कॉम्पैरेटिव डिग्री को हम एक साथ सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, यहाँ जरूरत क्या थी, तो यहाँ जरूरत थी कि हमने यहाँ पर मच बेटर लिखना चाहिए था कि इट वुड बी मच बेटर, या आपकी मर्जी, अगर आप मच का यूज ना भी करना चाहें तो आप ये लिख सकते हो इट वुड बी बेटर, लेकिन ध्यान दीजिए मोर बेटर आप नहीं कर सकते क्योंकि दो कॉम्पैरेटिव डिग्री कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। अगले सवाल में आइए, क्वेश्चन नंबर 6, बीइंग हिज सोल कंपेनियन, ये क्वेश्चन अक्सर परेशान किया करता, ध्यान दीजिए, बीइंग हिज सोल कंपेनियन यानी उसका अकेला साथी होने के कारण, आई वॉज द वन
टू हु ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, यानी मैं, चूंकि वो मेरा, वो जो मैं उसका अकेला ही साथी था, इसलिए मैं अकेला बंदा था जिसको वो अपनी हेल्प के लिए सोच सकता था। अब आप बताइए सेंटेंस में क्या एरर है। आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि जो बीइंग है, बीइंग से हम सेंटेंस की शुरुआत नहीं करते, लेकिन आपने देखा होगा कई बार बीइंग से सेंटेंस की शुरुआत करते भी हैं। जैसे आप देखिए, अगर बीइंग से सेंटेंस की शुरुआत हुई है तो ये बोला जाता है कि बीइंग से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होगी, बल्कि ये इट बीइंग होगा। लेकिन कई बार बीइंग से शुरुआत हो भी जाती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि बीइंग से शुरुआत कहां पर हो सकती है और कहां पर नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि कभी भी बीइंग से आप शुरुआत कर ही नहीं सकते, बीइंग से आप शुरुआत कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ध्यान दीजिए, बीइंग से शुरुआत वहां पर होगी, ध्यान दीजिएगा, बीइंग से शुरुआत आप वहां पर करेंगे जब आपने उसके साथ क्या लिया हो, जब आपने उसके साथ एडजेक्टिव का यूज किया हो, है ना। लेकिन अगर आप देखिए किसी भी सेंटेंस में अगर दो एरर हो गई तो जो बड़ी एरर होती है उसको ही हम लोग प्रेफर करते हैं। तो बीइंग हिज सोल कंपेनियन, है ना। तो अब ये जो आपने लिखा है बीइंग हिज सोल कंपेनियन, ये सेंटेंस में यहां बीइंग में एरर नहीं है। अगर ध्यान से आगे पढ़िए, आई वॉज द वन टू हु लिखा हुआ है। अब आप जानते हो आई वॉज वन टू हु, जहां पर ये हु आया है यहां आप हु नहीं लिखेंगे बल्कि whom लिखेंगे। बीइंग हिज सोल कंपेनियन, आई वॉज द वन टू whom ही नेचुरली लुक्ड फॉर हेल्प, है ना। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि जब आप बीइंग से शुरुआत करोगे और सेंटेंस में अगर आगे नाउन आया हो तो आपको इट बीइंग से शुरुआत करनी पड़ेगी, लेकिन अगर एडजेक्टिव आया हो तो आप बीइंग से शुरुआत कर भी सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, ध्यान दीजिए, बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है तो ये सही है। बीइंग वेरी इंटेलिजेंट, ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये सही है। लेकिन अगर आपको ये कहना हो कि बीइंग अ रेनी डे, अगर आप ये सेंटेंस बना रहे हो कि बीइंग अ रेनी डे, ध्यान दीजिए, बारिश का दिन होने की वजह से बीइंग अ रेनी डे, तो आप कभी भी बीइंग से शुरुआत नहीं कर सकते, आपको इट बीइंग लेना होगा। यानी अगर उसके बाद नाउन आया हो तो शुरुआत इट से करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव आया हो तो शुरुआत हम बीइंग से भी कर सकते हैं। मगर इस क्वेश्चन में जो आपका एरर है वो टू के बाद आपको whom लेना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। क्वेश्चन नंबर 7, द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टेड टू देम वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स एट द फंक्शन, है ना। प्रिंसिपल ने उनके शॉर्ट स्कर्ट्स पहनने को फंक्शन में ऑब्जेक्ट किया, विरोध किया। चलिए बताइए आपको क्या लगता है कहां पर एरर है। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि यहां पर टू लगा है और टू के बाद ये ऑब्जेक्टिव केस देम आया है तो सही है, याद रखिएगा ये यहां पर गलत है। ऑब्जेक्टेड टू देम नहीं होगा बल्कि ऑब्जेक्टेड टू देयर वियरिंग शॉर्ट स्कर्ट्स। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, ही ऑब्जेक्टेड टू, ध्यान देंगे, ही ऑब्जेक्टेड टू माई गोइंग देयर, यानी उसने मेरा वहां जाने का विरोध किया। अब जब ये आप ऑब्जेक्टेड टू लिख रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ही ऑब्जेक्टेड टू मी गोइंग देयर, उसने मेरा वहां जाने का विरोध किया, उसने उनका शॉर्ट स्कर्ट पहनने का विरोध किया। तो यहां जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का उसके अकॉर्डिंग यहां पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं बल्कि आपको इस वाले में क्या लिखना होगा, यहां देयर लिखना होगा और यहां पर आपको माई लिखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, आंसर बी। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 8, द वाइस चांसलर consulted the students as well as the teachers on last Monday and decided to
रीओपन द यूनिवर्सिटी ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। सेंटेंस को पढ़िए और देखिए कि इसमें कहाँ गलती हो सकती है ना। ध्यान से पढ़िए, इस तरह क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में आता रहता है। द वाइस चांसलर कंसल्टेड द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर्स ऑन लास्ट मंडे। अब आपने ये पढ़ रखा है कि अगर हम लास्ट का यूज करते हैं, अगर हम नेक्स्ट का यूज करते हैं, इनके बाद अगर डेज के नाम आए, मंथ के नाम आए, ईयर आए, वीक आए, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते। अगर लास्ट नहीं होता तो आपको मालूम है कि डेज जो होते हैं उनके पहले हम ऑन का यूज करते हैं, मंथ्स जो होती हैं उनके पहले हम इन का यूज करते हैं। लेकिन अगर हम डेज के पहले लास्ट का या नेक्स्ट का यूज कर लेंगे तो कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में एक और बात छुपी हुई है। देखिए, अगर आप पहले डे लिख दोगे और उसके बाद नेक्स्ट या लास्ट लिखोगे, जैसे अगर इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता, एज वेल एज द टीचर ऑन मंडे लास्ट, ध्यान दीजिए, अगर मैं लिख देता ऑन मंडे लास्ट तो ये क्वेश्चन सही हो जाता, तब इस सेंटेंस में कोई एरर ना होती। यानी कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आता है, जैसे ऑन फ्राइडे नेक्स्ट लिखा है, ऑन मंडे लास्ट लिखा है, तो ये सही है। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर आता है कि ऑन लास्ट मंडे, तो ये गलत है। अब यहां पर हम प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं करेंगे। हमें कंफ्यूजन कब होता है, ये वाला स्ट्रक्चर भी सही है और ये स्ट्रक्चर गलत है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे, ऑन फ्राइडे नेक्स्ट होगा, लेकिन ऑन नेक्स्ट फ्राइडे नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, नेक्स्ट फ्राइडे होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ ऑप्शन बी। अगले सवाल में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देयर विल बी नो मोर सप्लाईज अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट वर क्लियर्ड बाई नेक्स्ट मंडे। अगर आप जरा सा दिमाग लगाएं तो क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। इसमें आप देखिए टेंस के सीक्वेंस की प्रॉब्लम है। अब अगर आपने लिखा देयर विल बी नो मोर सप्लाईज, यानी कोई भी सप्लाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं दिया जाएगा। अनलेस मतलब जब तक नहीं, क्या, जब तक पुराने पेमेंट का जो एरियर है वो क्लियर नहीं हो जाता। तो आप देखिए, ऐसा कोई टेंस का स्ट्रक्चर ही नहीं है कि एक तरफ हम फ्यूचर इंडेफिनिट लिख लें और एक तरफ हम पास्ट इंडेफिनिट लिख लें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इसमें हमें क्या करना है, दूसरी बात, बाई नेक्स्ट मंडे लिखा है, बाई नेक्स्ट मंडे का मतलब फ्यूचर की ही बात कर रही है। तो इस स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे, जहां पर वर लिखा है, वर की जगह पर हम लिखेंगे आर क्लियर्ड, अनलेस ऑल एरियर्स ऑफ पेमेंट आर क्लियर्ड बाई नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे को आप जानते हैं कि फ्यूचर दिखाने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं और फ्यूचर इंडेफिनिट ले सकते हैं। लेकिन अगर ये कंडीशन को शो करता है तो कंडीशनल सेंटेंस अगर टाइप 1 का स्ट्रक्चर है तो एक साइड में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लेंगे और एक साइड में हम फ्यूचर इंडेफिनिट लेंगे। लिहाजा यहां पर हम क्या करेंगे, यहां आर का यूज होगा, ये हो जाएगा आपका आर क्लियर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 10। ही इज एवरी बिट एज गिल्टी एज आई। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही इज एवरी बिट एज गिल्टी एज आई, यानी जितना मैं, मतलब जितना वो जिम्मेदार है, एज गिल्टी एज आई, उतना ही मैं भी जिम्मेदार हूं। अगर आप सेंटेंस को थोड़ा पढ़िए तो आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ध्यान दीजिए, अब जब आपने ही का यूज किया पहले वाली क्लॉज में, तो जो ही है उसके बाद इज लिया है। दोबारा अगर आपने आई का यूज कर लिया तो आपको पता है कि आई जो है ये हमेशा सब्जेक्ट बन करके आता है, और जब ये सब्जेक्ट बन के आएगा तो आगे प्रेडिकेट की आवश्यकता होगी, और जो वर्ब ये लेगा वो अपने अकॉर्डिंग लेगा। यानी आई के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आई के बाद आपको एम लेना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सेंटेंस पूरा होगा। ही इज एवरी बिट एज गिल्टी एज आई एम। एज आई कहने से काम नहीं चलेगा,
आपको लिखना क्या पड़ेगा, एज आई एम। तो ये पार्ट सी इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अगले सवाल में बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वी वर ग्रेटली वरीड, यानी हम बहुत चिंतित थे। किस बात को लेकर के चिंतित थे, दैट द ट्रेन माइट बी लेट बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम। बहुत बेहतरीन सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आपको गलती लगती है। वी वर ग्रेटली वरीड, हम बहुत चिंतित थे कि जो ट्रेन है वो लेट हो सकती थी, है ना, लेट हो जाएगी कुल मिला करके, ऐसा सोचो। बट इट अराइव्ड एग्जैक्टली इन टाइम, लेकिन बिल्कुल ये समय पर ट्रेन आ गई। अब देखो भैया इस क्वेश्चन में आपको क्या कमी समझ में आ रही है। अगर आप सेंटेंस को पढ़िए तो यहां पर ये जो आपका प्रीपोजिशन इन टाइम लिखा हुआ है, ये इन टाइम नहीं होगा बल्कि ऑन टाइम होगा। अब इन टाइम और ऑन टाइम के बीच में क्या डिफरेंस होता, अगर हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, अगर हम इन टाइम कहेंगे तो इन टाइम का मतलब होता है कि विद इन टाइम, यानी समय से पहले। और जब आपने यहां पर एग्जैक्टली का यूज किया है तो एग्जैक्टली समय से पहले के लिए तो यूज हो नहीं सकता भाई। क्या बोला कि अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन टाइम, ये तो हम तो सोच रहे थे कि लेट हो जाएगी, लेकिन वो बिल्कुल सही समय पर आ गई। और अगर सही समय पर आ गई तो यहां आपको ऑन टाइम लिखना होगा। जैसे अगर आपने कहा कि ही केम, अगर आप बोलते हैं कि ही केम इन टाइम, इसका मतलब ये कि ही केम बिफोर टाइम, यानी जो समय था उससे 5 मिनट 10 मिनट पहले आ गया। लेकिन अगर आप ये कह दो कि ही केम ऑन टाइम, तो इसका अर्थ ये निकलता है कि जो समय था 10 बजे आना था, ठीक 10 बजे आया वो, लेकिन 10 बजे आना था और 10 मिनट 5 मिनट पहले आ गया तो उसे आप इन टाइम का मतलब होता है विद इन टाइम, यानी समय सीमा के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, पार्ट सी में इन टाइम नहीं होगा बल्कि ऑन टाइम होगा। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट colonial writer who believe that his talk about colonialism has gone too far and has turned into a cliche। ध्यान दीजिए, थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, मैं मीनिंग पढ़ देता हूं। ही इज वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर, यानी पोस्ट कॉलोनियल का मतलब क्या, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो उनकी कॉलोनी था, यानी कॉलोनी बनने के बाद का जो समय था, उस समय के बाद जो राइटर थे, हु बिलीव, जो यकीन करते हैं, क्या यकीन करते हैं, दैट दिस टॉक अबाउट कॉलोनियलिज्म, कि कॉलोनियलिज्म के बारे में ये जो बातचीत है, हैज गॉन टू फार, यानी बहुत दूर की बात हो गई है, एंड हैज टर्न्ड इनटू अ क्लीशे, और वो एक तरह से फालतू की बात हो गई है ना। क्लीशे का मतलब है घिसा पिटा स्टेटमेंट। अब आप सोचो इस सेंटेंस में क्या एरर हो सकती है, ध्यान से पढ़िए और आप क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। ये सवाल भी रिपीटेडली हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर आता रहता है। अब आप देखिए, वन ऑफ दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल। अब भाई साहब, जब आपने ये कहा कि दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल, तो आपने एक राइटर की बात तो की नहीं। दूसरा ये है, हमेशा याद रखिएगा, जब आप वन ऑफ लिख रहे हैं, जब आप वन ऑफ लिख रहे हो तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन है, अगर वो काउंटेबल है तो हमेशा और हमेशा प्लूरल होगा। और दूसरी बात, काउंटेबल तो होगा ही। जैसे अगर मैं कह दूं कि वन ऑफ द स्टूडेंट, तो मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं कि वन ऑफ द स्टूडेंट, क्या लिखूंगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स लिखूंगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो नाउन आएगा ये क्या होगा बच्चों, ये हमेशा आपका प्लूरल होगा, वन ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक ऐसे ही वन ऑफ दोज फ्यू, और दोज भी आया है तो यहां पर आप क्या करेंगे, यहां आप राइटर्स लेंगे, यानी दोज फ्यू पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हु बिलीव, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां आपका ये राइटर्स हो जाएगा। और राइटर्स के लिए आप हु का यूज कर रहे हैं, यानी आपका ये जो राइटर्स है
ये इसके अकॉर्डिंग प्लूरल होना चाहिए था। अगर राइटर लिख दोगे तब तो एक ही राइटर की आप बात कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया वन ऑफ द स्टूडेंट्स, और आगे देखिए अगर मुझे ऐसा लिखना हो तो मैं कहूंगा हैज गॉन, और ये याद रखिएगा ये राइटर्स है, और ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन हु आया है ये राइटर्स के लिए आया, और इसी के अकॉर्डिंग आपने यहां पर बिलीव का भी यूज किया। कोई ये ना सोचे कि सर बिलीव तो वन के अकॉर्डिंग नहीं होगा, वर्ब राइटर्स हु बिलीव, यानी वो थोड़े से राइटर जो विश्वास करते हैं, यानी राइटर्स के लिए हु आ रहा है, और यहां पर जो आपकी वर्ब होगी वो प्लूरल हो जाएगी, है ना, और प्लूरल लिखा ही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, यहां पर आप राइटर्स लिखेंगे। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही बढ़िया सवाल तो सारे अच्छे ही हैं। पुट यू इन माई पोजिशन, अपने आप को मेरी जगह पर रखो, एंड यूड रियलाइज, और तुम महसूस करोगे क्या, द प्रॉब्लम फेस्ड इन माई प्रोफेशन, कि मेरे धंधे में, मेरे बिजनेस, मेरे व्यवसाय में क्या समस्याएं हैं, है ना। हर आदमी अपने ही बिजनेस के समस्याओं के बारे में जानता है, दूसरे के बारे में कौन जानता है। तो पुट यू इन माई पोजिशन, सेंटेंस को पढ़िए, और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर यू लिखा है यहां पर यू नहीं होना चाहिए बल्कि योर सेल्फ। मैंने हिंदी में आपसे बोला था कि पुट योर सेल्फ इन माई पोजिशन, अपने आप को मेरी जगह पर रखो, अपने आप को मेरी पोजीशन पे रखो, है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जहां ये आपका यू आया है यू की जगह पर आप क्या करेंगे, योर सेल्फ, यानी पुट योर सेल्फ इन माई पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ही आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड, बार बार आने वाला सवाल, ही आस्क्ड मी इफ आई नो वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। कितनी बार आप ये पढ़ चुके होंगे कि अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में होगी, जिसे हम ये कहते हैं कि अगर हमारी रिपोर्टिंग वो पास्ट में होगी, तो आगे आने वाले जो टेंस हैं वो करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंसेस में बदलते चले जाएंगे। सीधी सी बात है ना। तो अगर ये आस्क्ड यानी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि यहां पर हम नो का यूज करेंगे, यहां नो नहीं आएगा बल्कि यहां पर न्यू यानी पास्ट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। तो ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू वेयर द प्रिंसिपल लिव्ड। भाई जब सब कुछ पास्ट में चल रहा है, जब सारी कहानी पास्ट की चल रही है, तो हम प्रेजेंट का यूज कैसे कर सकते हैं, आप सोचो। चलिए अगला सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज, यानी जो विशेषताएं हैं उनमें से एक, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज विच डिस्टिंग्विशेस द पर्सन प्रेजेंट एज इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ बुक्स। इस सेंटेंस को पढ़ करके आपको बताना है। पहले आप इसको देखिए, वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज, पिक्यूलियरिटी का मतलब कैरेक्टरिस्टिक, तो इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो कोई भी ऐसी गलती नहीं है। वन ऑफ द पिक्यूलियरिटीज, ध्यान दीजिए, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं उनमें से एक, ध्यान दो बच्चों, विच डिस्टिंग्विशेस द प्रेजेंट एज। अब देखिए आपने जो विच लिखा है, आप जानते हैं कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन किसके लिए आता है, रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा अपने एंटीसीडेंट को रिफर करता है, रिलेट करता है। जैसे इसमें जो विच आया है ये किसे रिलेट करता है, पिक्यूलियरिटीज को, और पिक्यूलियरिटीज क्या है, ये इसका एंटीसीडेंट है, और जो इसका एंटीसीडेंट है वो आप देखें कि ये क्या है बच्चों, ये प्लूरल है, और जब आपका एंटीसीडेंट प्लूरल है तो आप क्या करोगे, उस सिचुएशन में आप जो वर्ब लेंगे वो भी प्लूरल होनी चाहिए। यानी जो डिस्टिंग्विशेस लिखा हुआ है ये डिस्टिंग्विशेस नहीं होगा बल्कि ये क्या बन जाएगा, डिस्टिंग्विश हो जाएगा। और डिस्टिंग्विश की मीनिंग क्या हो, डिस्टिंग्विश क्यों हो जाएगा,
क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, बाय एंटीसीडेंट प्लूरल, तो प्रोनाउन भी हमेशा प्लूरल ही वर्ब लेगा, तो ये डिस्टिंग्विश हो जाएगा, यानी हम इसे क्या बना लेंगे, हम इसको प्लूरल बना लेंगे। ये इसमें एरर थी, तो एरर क्या हो गई, पार्ट बी में एरर हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी आई वुड मोस्ट सर्टेनली हेल्प यू। बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आप सेंटेंस को पढ़ें तो सेंटेंस में टेंस के सीक्वेंस की बात हो रही है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इफ यू हैड जस्ट हिंटेड एट योर डिफिकल्टी, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आगे क्या लिखा, आई वुड मोस्ट। अब आपको पता है कि वुड के साथ भी आपको हैव लगाना पड़ेगा, आई वुड हैव मोस्ट सर्टेनली, और इसमें क्या करेंगे, हेल्प्ड लगाना पड़ेगा, यानी वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3, जैसे यदि तुमने कठिन मेहनत की होती तो तुम सफल हो गए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यूड हैव सक्सीडेड। तो यहां पर एक तरफ क्या करेंगे, हैड लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, और दूसरी तरफ क्या करेंगे बच्चों, वुड हैव लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, लिहाजा पार्ट सी में एरर हो गई। अगले सवाल की तरफ बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 17। यह सवाल भी फ्रीक्वेंटली बार बार आने वाला सवाल। दिस टीवी सीरियल इज गोइंग ऑन फॉर 3 years। ये टीवी सीरियल 3 सालों से चल रहा है। 3 सालों से चलने का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई एक्शन 3 साल पहले चलना शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, तो यानी पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। इसे दिखाने के लिए टेंस कौन सा यूज होता है, सीधी सी बात, इसे दिखाने के लिए कौन सा टेंस आता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन गोइंग ऑन। यहां पर क्या हो जाएगा, हैज बीन गोइंग ऑन, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। यहां तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस लिखा हुआ। चलिए अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 18। डिस्पाइट ऑफ, जो लोग जानते हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर 1 सेकंड में देखते ही बता सकते हैं। डिस्पाइट जो होता है इसके साथ हम ऑफ का यूज नहीं कर सकते, है ना। इसी से मिलता जुलता एक प्रीपोजिशन कौन सा होता है, इन स्पाइट ऑफ, और जब इन स्पाइट ऑफ की मीनिंग होती है के बावजूद, के अलावा, और यही सेम मीनिंग आप जानते हैं किसकी होती है, डिस्पाइट की भी होती है, लेकिन इसमें ऑफ नहीं आएगा, तो डिस्पाइट के साथ आप कभी भी ऑफ का यूज मत करिएगा। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 19। ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस द वर्ल्ड, वो कहता है कि उसने संसार को छोड़ दिया, त्याग दिया है, एंड दैट ही हैज नथिंग दैट ही कैन कॉल हिज ओन, और उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसे वो अपना कह सके। तो अगर आप सेंटेंस को पढ़ें तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा रिपीटेड सवाल, है ना, कितनी बार। अब देखो यहां पर एंड भी लिखा हुआ है और यहां पर दैट भी लिखा हुआ है, यानी दो कंजंक्शन एक साथ कैसे यूज हो सकते हैं। ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस द वर्ड एंड दैट, है ना, और आप एंड लोगे या दैट लोगे, तो ही सेज दैट ही हैज रिनाउंस द वर्ड एंड ही हैज नथिंग, है ना। और अब यहां पर आपको दैट की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका काम किससे चलेगा, आपका काम चलेगा एंड से। दो कंजंक्शन, भाई जो आपका दैट है ये भी रिलेटिव प्रोनाउन है, कंजंक्शन का काम करता है, एंड भी कंजंक्शन, तो दो कंजंक्शन एक साथ कैसे, ये इसमें एरर हुई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। बिल्कुल शुरुआत वाले क्वेश्चन की तरह से, नीदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर। 10th अक्टूबर को जो पार्टी होनी है उसमें कोई नहीं जा रहा है, उन दोनों में से कोई नहीं जा रहा है ना। अब आप देखो नीदर आया है और हम लोगों ने पढ़ा कि नीदर दो के लिए आता है, नीदर ऑफ देम का मतलब दोनों में से कोई नहीं, और ये जो नीदर है इसके लिए वर्ब क्या हो जाएगी बच्चों, इसके लिए वर्ब हो जाएगी इज, यानी सिंगुलर। तो नीदर ऑफ देम इज गोइंग टू अटेंड द पार्टी।
तो नीदर, ईदर, एनीवन, नो वन, समवन, समबडी, नोबडी, एनीबडी, है ना, इनके लिए जो वर्ब आती है वो हमेशा और हमेशा सिंगुलर होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं और हमें कंफ्यूज करते हैं, परेशान करते हैं, इसी मॉडल पर अलग अलग तरह के सवाल भी बनते हैं, वो कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। मैं समझूंगा कि ये सवाल इनसे आपको बेनिफिट होगा, फ़ायदा होगा और इनके बेसिस पर आप अपने एग्जामिनेशन में बढ़िया कर पाएंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।